नमस्ते दोस्तों, सीए बूस्ट की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो उन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में है जो आपके सीए एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स को एक लेवल अप कर सकती हैं, आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि आप अपने एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्स को कैसे परस्यू करेंगे, और यहां तक कि ऐसे कौन से न्यूआंसेस होते हैं छोटे छोटे जो आपके पढ़े हुए चीजों को रिवीजन के बेसिस पर एग्जाम्स में उतारने तक आपके क्या चीजें लेवल अप हो सकती है। तो इस वीडियो में हम उन 10 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब आप भी अपनाने वाले हैं, जिससे आपका रिजल्ट और बेटर हो सकता है और आपका पढ़ा हुआ जितना भी आपने मटेरियल पढ़ा है, आपने जहां से भी मेंटरशिप या कोचिंग ली है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले टिप की, जो कि है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो 9 महीने आईपीसीसी फॉर एग्जांपल, और आपने अगर 2 से 2.5 साल सीए फाइनल की पढ़ाई में लगाए हैं, तो ये पीरियड में आपने ऑलरेडी एक स्टडी शेड्यूल बनाया होगा। बट चूंकि इसमें आपको पहली बार सब कुछ पढ़ना होता है और आप पहली बार ही किसी चीज को परस्यू करते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते, तो आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे जो बचे कुछ दिन हैं, यहाँ पे आपको एक क्रिस्प स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें हर आवर के हिसाब से और इवन हर मिनट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे कितना फोकस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है, किसमें कम है। उस बेस पे आप एक शेड्यूल बनाएंगे जिससे आपको सब कुछ रिटर्न मिले कि आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पे कम टाइम लगाना है, और आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो चीजों में। तो एक तो आप बहुत क्रिस्प स्टडी शेड्यूल बना लें, फिर ही हम आगे की टिप्स पे परस्यू करते हैं। सेकेंड टिप जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। एक बार ही आप स्टडी कर चुके हैं पूरे सिलेबस को, पर क्योंकि आपने मोटा मोटी सब कुछ स्टडी करा है, एक बारी क्रिस्प सिलेबस के बारे में सब कुछ पता होना इसलिए जरूरी है कि आपका क्या छूट गया है, या आपका क्या और समझना बचा हुआ है, या आपकी क्या स्ट्रेंथ है, इस पे आप और काम करके अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जानना जरूरी है कि किस सिलेबस में क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे आपको केस लॉस पता होने चाहिए। एक बारी एक ओवरव्यू ले लीजिए स्टडी प्लान बनाने से पहले कि सिलेबस है क्या, ताकि आपको आगे जाके बहुत हेल्प हो सके। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सारी की सारी सिलेबस की क्लैरिटी रहेगी, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस से आपको दिख रहा है वहां पर। तीसरी टिप, प्रैक्टिस रेगुलरली। आप जब भी शेड्यूल बनाएं तो आपको प्रैक्टिकल और एक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनके लिए अलग अलग शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका टाइम इस तरह से यूटिलाइज हो कि आप पूरे दिन में बोर ना हो एक ही चीज पढ़ के, और आपका जो मेंटल लेवल है वो दोनों को बराबर मिल पाए। प्रैक्टिकल में आ जाते हैं आपकी अकाउंटेंसी आ जाती है, आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, आपका टैक्सेशन आ जाता है, आपका कॉस्टिंग आ जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम, मतलब दिन का आधा टाइम दीजिए और आधा टाइम लेक्चर, जो अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लॉ हो गया, आपका जीएसटी का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इनकम टैक्स का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, आपका ऑडिटिंग हो गया, यहाँ पे आप टाइम आधा दे सकते हैं, ताकि आपका बैलेंस रहे और आपको एंड मोमेंट ये ना लगे कि मैंने ये छोड़ दिया, या मैं ये ज्यादा अच्छे से कर पाया, ये मैं नहीं कर पाया। तो और प्रैक्टिस रेगुलरली में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो तो खैर आपको रिवाइज करना है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर जहां पे आप प्रैक्टिकली बात करें कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो कॉस्टिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, यहाँ पे जो मेन आपने क्वेश्चंस मार्क करे होंगे एट द टाइम ऑफ स्टडी, तो आपको वो वाले एक बार रिपीटेडली करने हैं, ताकि आपकी वापस से सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ पाए, आपकी एक लिखने की एक स्पीड भी बन पाए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए जब एग्जाम में जा रहे हैं कि आपसे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए प्रैक्टिसिंग रेगुलरली इज द की। हम चलते हैं अगले पे, जो कि फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। होता है कि जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी नहीं होती है। जब हम सेकंड बार चीजें पढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे चीजें की क्लैरिटी बढ़ती है। बट क्योंकि हमारा एंड मूवमेंट है ये, जहां पे हम एग्जाम देने ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी बिट्स एंड पीसेस में कुछ रह गया है, छोटा हो बड़ा हो, उसको एक बार फटाफट समझकर आप आगे बढ़ते जाइए। क्लैरिटी में रुकना नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि विदाउट क्लैरिटी आपको एग्जाम के लिए पढ़, आपको नहीं पता एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आने वाला है और किसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा चाहिए और किसमें कम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मोटा मोटी सारी क्लैरिटी रहे, प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ है वहां पे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर। अगली टिप पे चलते हैं, जो कि सीकिंग क्लैरिफिकेशन। आपके जो भी मेंटर है, आपने यहाँ से कोचिंग लिए, आपने बुक्स की रेफरेंसेस लिए, इवन आपने यूट्यूब पे पढ़ा है, तो ऐसा अगर कुछ भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल किसको कैसे अटेम्प्ट में परस्यू करना है,
पहला कौन सा आंसर लिखना चाहिए, पीछे से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें, आगे से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें, लॉ को कैसे अटेम्प्ट करें, केस लॉस कैसे लिखना है। ऑल्दो आपने जब मेन तैयारी की होगी तब आपने ये सब कुछ करा होगा, बट क्या होता है ना, एग्जाम के आने से पहले अगर ये चीजें एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन हमें हो जाता है तो हमारा एक एज क्रिएट हो जाता है दूसरे लोगों से कि हम अच्छे से लिख सकते हैं हमारे क्वेश्चन को। पढ़ना अलग बात है, आना अलग बात है, और उसको पेपर आंसर शीट पे उतारना अलग बात है। तो आपको तीनों में माहिर होना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत अच्छा पेपर लिख पाएंगे। तो जो भी क्लैरिफिकेशन जिससे भी आपको लेना है उसके लिए थोड़ा टाइम रखिए, और उस क्लैरिफिकेशन को लेने के बाद ही उस सब्जेक्ट को आगे रिवाइज करने के लिए परस्यू करिए। अगला टिप है स्टे अपडेटेड। जैसे आपको पता ही है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल लॉ हो गया, फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, जहां पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। इवन आपके अपडेट सारे आ चुके होंगे जो आपको मई इवन नवंबर में जो जो एप्लीकेबल रहेंगे। तो आपको उन अपडेट्स पे भी पूरा ध्यान देना है। ऑल्दो वो पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन मान के चलिए कि वो उतने ही इंपॉर्टेंट जिसका आपका दूसरा सिलेबस है। यू नेवर नो कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है। तो अपडेट्स का एक अलग से टाइम शेड्यूल बना के रखिए, भले दिन में रोज उन अपडेट्स को गो थ्रू करिए, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होते तो ऐसे बहुत सारी क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी आपको जरूरत पड़ती है। इवन कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, लॉ चेंज हो गया, तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ऊपर से पढ़ के अपडेट्स का मतलब नहीं है। अपडेट्स के अंदर आपको नहीं पता कि किस थ्योरेटिकल अपडेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किस प्रैक्टिकल अपडेट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। तो इन दैट केस यू हैव टू स्टे अपडेटेड, बट साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उस पर भी उतना ही ध्यान देना है जो आप अपडेट्स पे दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपडेट्स पे देते जा रहे हैं कि ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट और वो नहीं। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तो अपडेट्स के साथ साथ आप ये भी क्लैरिटी रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो भी आपका पूरे तरीके से रिवाइज हो सके। अगले पे चलते हैं। रिवीजन इज द की। पास्ट पेपर्स, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स को आप जितने बार सॉल्व कर सकते हैं, उसको एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे रोज के 2 से 3 पेपर सॉल्व करने ही है एग्जाम वाली कंडीशन में बैठकर। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तीसरा कहां कहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है वो भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो रिवीजन जो आप पढ़ चुके हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आपका एड ऑन पार्ट है। लेकिन अगर आप ये पास पेपर्स के बेसिस पे खुद का असेसमेंट खुद करेंगे, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, अगर ये आप ढंग से कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके पास एक एज है दूसरों से ज्यादा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरी भी ऑल इंडिया रैंक थी सीए में। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप 50% बेटर हो जाते हैं अपने ही आप से, जिसमें से आप पढ़ रखे हैं और आपने असेसमेंट खुद का नहीं लिया है। इतना डिफरेंस हो जाता है आपकी थिंकिंग में, आपका पेपर अटेम्प्ट करने के क्राइटेरिया में, और आप पेपर फिनिश करने की स्पीड में। तो आप एक बारी क्वेश्चन पेपर्स, एक बारी 2 बारी, जितनी बार आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम वाली सिचुएशन में, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। चलते हैं अगले पे। अगली 2 टिप्स थोड़ी मेंटली रिलेटेड है। पहला है स्टे हेल्दी एंड अगला है स्टे पॉजिटिव। ये दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो बहुत सारा मेंटल प्रेशर होता है आपके ऊपर, बहुत सारा घर वालों का प्रेशर, खुद का प्रेशर, आपके दोस्तों का प्रेशर, आपके कलीग्स का प्रेशर। आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ा है, इतना कैसे करोगे। लेकिन आपको अपनी बॉडी को काम रखना जरूरी है। आपने जो भी पढ़ा है बॉडी ने सिर्फ याद नहीं करा है, बॉडी ने उसको समझा है, उसको कॉन्सेप्ट्स को आपकी बॉडी में, आप एज अ चार्ट अकाउंटेंट क्लाइंट्स के लिए काम करने वाले, कंपनीज के लिए काम करने वाले हैं, उस टाइम पे आपको चीजें रटी रटाई काम नहीं आएगी। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। वो आप तभी रह पाएंगे जब अपने आप को कान रखेंगे। आपने जो जो समझा है, जो जो पढ़ा है, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप उसके आंसर में, आप जो आंसर शीट चेक करने वाले भी चार्ट अकाउंटेंट्स है, वो जब चेक करेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट बनने लायक हैं। तो आप स्टे हेल्दी रहिए। पहले तो खाने पे ध्यान दीजिए, आपके पानी पीते रहिए, गर्मी का समय होता है। इवन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम एग्जामिनेशन सेंटर में भी अपना पानी खुद लेके जाइए, पानी पीते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए। साथ ही साथ पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। माना बहुत सारा सिलेबस है, माना बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स हो जाती है कभी कभारी, माना बहुत सारा पढ़ा लिखा भी उस टाइम आपको क्लियर नहीं हो पाता और आप हड़बड़ा जाते हैं, पर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो आपका 50% काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने पूरे 2-2.5 साल सीए फाइनल के लिए, 9-10 महीने आईपीसी के लिए अगर पढ़ाई करी है अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं अगर पॉजिटिव होके देते हैं तो आपके असेसमेंट जो होने वाले हैं वो दूसरों के असेसमेंट से बेटर ही होने वाले हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। एक मैं भी उस जर्नी से जा चुका हूं, जब मैं पढ़ता था, जब ये सब चीजें मुझे काम आती थी। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जो जो मुझे चीज लग पाई मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।
एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी ही पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उन सबका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आंसर कर पाऊं। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने सारे सीए दोस्तों के साथ जो सीए एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। किसी भी एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक नौसिखिया स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, बल्कि ये एक्सपीरियंस सीए जो एक साउंड करेगा वो एग्जाम दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए सीए बूस्ट चैनल को। अगली वीडियो में कुछ नया लेके मैं आपके लिए आने वाला हूँ। धन्यवाद।